हेलो बच्चों। मैं धीरज आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं बच्चों। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि गास प्रमेय का हम लोग किस प्रकार से अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ये आज का जो है इस पाठ का अंतिम बिंदु है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ये गास प्रमेय का ये एक अनुप्रयोग है बच्चों। तो क्या लिखा है देखिए, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोग जो है, ठीक है, अनंत विस्तार के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं। आज हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों अनंत विस्तार का रेखीय आवेश, यानी एक रेखा होगा। देखिए यहाँ पर एक रेखा है, जैसे हमने खींच दिया एक रेखा है और इस पर जो है कोई आवेश दिया गया है, ठीक है ना, आवेश दिया गया है इस पर, और इसके कारण जो है आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है। यहाँ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर क्या ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है हम लोगों को, ठीक है ना, यानी ई का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु पी के सामने जो है इस पर एक संदर्भ बिंदु ओ लेंगे। क्या लेंगे, ओ, और ओ से समान दूरी पर, ऊपर और नीचे दोनों, ओ से समान दूरी पर जो है दो अल्पांश लेंगे बच्चों, दो अल्पांश लेंगे जो परिमाण में समान होंगे। परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे। तो मान लीजिए कि A1 इसका नाम रख दिया A1, इसका नाम रख दिया A2, ठीक है ना, परिमाण में समान है ये। और इनके बीच की दूरी भी, O से A की दूरी समान है, A2 की दूरी भी समान है, यानी O से A1 की दूरी OA1 और OA2 दोनों क्या है, समान है, यानी OA1 बराबर OA2। अगर दूरी समान है और अल्पांश क्षेत्रफल भी जो लिए हैं यहाँ से यहाँ तक जो है वो भी क्या है, समान है, तो इनके द्वारा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी इस बिंदु P पर, उसका भी परिमाण क्या होगा, समान होगा। यानी अगर इसके कारण हम मान लें E1, ठीक है ना, ये अल्पांश है तो DE1 मान लें। अगर A1 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 है, ठीक है, और A2 अल्पांश के कारण, ये अल्पांश जो है A2 अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि परिमाण में और दूरी में इनके इनके बीच की दूरी और परिमाण दोनों क्या है, समान है। तो इनके द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी समान होगी, ठीक है ना। तो मान लो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये, इसके कारण ये, तो A2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है बिंदु P पर, ठीक है ना। तो ये DE1 और DE2 है, ठीक है ना बच्चों। अगर ये चूंकि जो है अलग अलग दिशाओं में होंगे, जिसको हमको घटकों में वियोजित करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, घटकों में वियोजित करना होगा। तो बिंदु P पर इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को अगर हम लोग घटकों में वियोजित करें तो A1 के कारण DE1 ये हो जाएगा आपका DE1, और A2 के कारण, A2 है ये, A2 के कारण DE2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस दिशा में होगा, देखें, ये इस दिशा में, ए इस दिशा में, ठीक है ना बच्चों। अगर घटकों में हम वियोजित करेंगे इसको तो ये हो गया आपका क्षैतिज घटक और ये हो गया आपका लंबवत घटक। ये क्या हो गया, लंबवत घटक। तो लंबवत घटक को क्या कहते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका DE2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा इसका लंबवत घटक जो है DE1 साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। और क्षैतिज घटक जो होगा, आप देख रहे हैं कि इन दोनों का क्षैतिज घटक क्या है, ये अगर मान लीजिए कोण थीटा है, ये थीटा है, इनके बीच का कोण भी थीटा होगा, ठीक है ना। तो क्षैतिज घटक क्या होता है, यही जिससे थीटा जुड़ा होता है उसी भुजा को cos थीटा से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका DE1 cos थीटा, और यही जो है DE2 cos थीटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के लिए तो यही भुजा आधार है। जो आधार होती है, आधार से सटी हुई भुजा, जो आधार से सटी हुई लाइन ये होती है, ये आधार है। इससे यही भुजा क्या कहलाएगी, cos थीटा, D cos थीटा होगा, वही घटक होगी वह, ठीक है ना बच्चों। तो आप ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा दोनों क्या देख रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में है, इसी दिशा में है, यानी दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच का कोण कितना है, जीरो। कितना है, जीरो। अब आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि अगर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती हैं, दो सदिश राशियां अगर एक ही दिशा में होती हैं तो इनके बीच का कोण क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा के स्थान पर अगर जीरो रख देंगे तो cos जीरो का मान क्या हो जाता है, एक, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ देखेंगे, यहाँ इनका भी परिमाण आपस में समान है, लेकिन दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। अगर दिशा विपरीत होगी, दो सदिशों की अगर दिशा विपरीत होगी बच्चों, तो उनके बीच का कोण क्या हो जाता है,
180 अंश होता है, कितना होता है 180, और जब इनको जोड़ेंगे तो साइन 180 का मान कितना होता है 0, साइन 180 का मान कितना होता है 0। ये इसके प्रभाव को क्या कर देंगे निरस्त, क्या कर देंगे निरस्त कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों तो अपने प्रभाव को निरस्त कर दे रहे हैं, लेकिन ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर परिणामी छेद की तीव्रता निकालेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, I बराबर सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बिंदु P पर हमको परिणामी क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, अब चूंकि गास प्रमेय हम लोग पढ़ रहे हैं, गास प्रमेय का अनुप्रयोग, तो गास प्रमेय लगाने के लिए एक बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, और बंद पृष्ठ के लिए हमको एक गासी पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो बिंदु O से P तक की दूरी R है, इसी R त्रिज्या का एक बेलनाकार गासी पृष्ठ हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बना लिया हमने, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्पांश क्षेत्रफल S1 S2 और S3 भी लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो S1 के कारण जो इसका अल्पांश क्षेत्रफल है ds, उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र E की दिशा, आप जानते हैं प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, उससे दूर होती है। तो इन दोनों की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये अल्पांश क्षेत्रफल जो लिया है अल्पांश क्षेत्रफल, ये अल्पांश क्षेत्रफल है ये, तो इसके लंबवत दिशा में इसका तल होगा, ठीक है ना, ऐसे क्षेत्रफल सदिश, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। और यहाँ देखेंगे तो अल्पांश क्षेत्रफल ये है आपका, ऐसे है, ऐसे है बच्चों, ये देखिए ऐसे है, इसका मतलब इसकी दिशा इस दिशा में होगी, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 अंश, कितना हो जाएगा 90 अंश। और वही चीज यहाँ भी है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और अल्पांश का तल जो है इसके लंबवत है, यानी ये भी कोण भी 90 अंश हो जाएगा, यहाँ भी 90 अंश डिग्री, और यहाँ भी 90 अंश का कोण, यहाँ 0 डिग्री का कोण, ठीक है ना। तो इन तीन स्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें फिगर, इसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो V पर होगा वो क्या होगा, फाई बराबर ई डी एस कास थीटा, यही होगा ई डी एस कास थीटा, ठीक है ना बच्चों। इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों स्थितियों पर विचार करेंगे। तो अभी विचार करें हम लोग, तो यहाँ पर थीटा का मान 90 है, यहाँ भी थीटा का मान 90 है, और S1 के लिए थीटा का मान 0 है, यानी S1 के लिए थीटा बराबर 0, और S2 व S2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, और S3 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो इस पर आइए हम लोग विचार करते हैं इन तीनों स्थिति, इस समीकरण को हल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, अच्छा यहाँ पर इंटीग्रल लगा हुआ है, तो इंटीग्रल दोनों पक्षों का अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कास थीटा। तो d से d कट जाएगा बच्चों, यहाँ इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये यहाँ बचेगा फाई बराबर ई डी एस कास थीटा, यही बचेगा, ठीक है ना, यही बचेगा। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ये समझ गए हैं। अब इस समीकरण को हल करने के लिए तीनों स्थितियों पर विचार करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बचा, फाई बराबर ई डी एस कास थीटा, ई डी एस कास थीटा, ठीक है ना। और इसके बाद दूसरी स्थिति में भी वही चीज है, ई डी एस कास थीटा, और तीसरी स्थिति में भी ई डी एस कास थीटा, ठीक है ना बच्चों, यही आ रहा है। अच्छा ये टी एस थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि हम लोग ई एस बचा था, अभी इंटीग्रल जब कर दिए थे तो एस एस कट गया था, तो केवल ई एस रहेगा, यहाँ डी हटा दे रहे हैं बच्चों। आप चाहें तो लिखना तो दोनों पक्षों का फिर से वही इंटीग्रल करना पड़ेगा, आप चाहें तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, डी फाई ई लिखना होगा, बाद में फिर इंटीग्रल वही आएगा। अब देखिए तीनों स्थितियों पर विचार करने पर S1 के लिए थीटा का मान क्या बताए थे, अभी 0 आया था, तो यहाँ तो 0 रख दो, ई डी एस कास 0 डिग्री, प्लस यहाँ क्या रखोगे ई डी एस, दूसरी स्थिति में क्या है, S2 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री है यहाँ पर, ये हो जाएगा कास 90 प्लस ई डी एस कास 90, तीसरी स्थिति के लिए भी कास 90 हो जाएगा। तो इसका मान तो 0 होता है बच्चों, क्या होता है 0, इनका प्रभाव तो समाप्त हो जाएगा, ये 0 आ गया, ठीक है ना, या आप लिखना चाहें तो 0 लिख दीजिए,
जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ cos जीरो का मान 1 होता है, तो आपके पास बच गया ई डी एस। क्या बचा? ई डी एस प्लस, अब ये जो जीरो जीरो कोई मतलब नहीं जोड़ने का, यहाँ बचा डी फाई ए, ठीक है ना। तो इसको जब आप इंटीग्रल कर देंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है ई डी एस, ठीक है ना। तो ई बाहर आ जाएगा, यहाँ डी एस हो जाएगा। तो डी से इंटीग्रल उल्टा होता है बच्चों, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास? फाई ई बराबर ई इंटू एस, यही बचेगा, फाई ई बराबर ई इंटू एस। अब ये क्या है? वेलन है, तो वेलन का वक्र पृष्ठ ये पृष्ठ होगा, वेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ होगा। तो वेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर एच, क्या होता है? इंटू 2 पाई आर। अब एच, अगर इसकी लंबाई हम लोग एच लिए हैं, वेलन की लंबाई एच मान लें, यहाँ से यहाँ तक एच है, तो यहाँ पर एच लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? एच। अच्छा, कभी कभी इसकी लंबाई यल ले लेते हैं, तो एच के स्थान पे आप लोग यल लिख दीजिएगा। तो एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया बच्चों। अब गाउस प्रमेय के अनुसार जो है हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर क्या होता है? जितना आवेश होता है किसी बंद पृष्ठ में, और उससे उसका 1/ε0 के गुना होता है, यही होता है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद Q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना। तो ये Q के स्थान पे क्या लिखेंगे? चूंकि ये रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश है, क्या है? रेखा है, एक लाइन है अनंत विस्तार की, तो इसके कारण जो है अगर हम लोग इसका घनत्व निकालेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, तो कितना हो जाएगा? रेखीय आवेश घनत्व को अगर हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करें, रेखीय आवेश घनत्व को, तो लैम्डा बराबर जितना आवेश बटे, ठीक है ना, आवेश बटे इसकी लंबाई, ठीक है। लंबाई अगर एच मान के चले हैं, तो यहाँ पर एच लिख दीजिए। तो यहाँ क्यू के स्थान पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखो, यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए, तो क्यू बराबर लैम्डा गुणे एच हो जाएगा। देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा गुणे एच। तो यहाँ हम लिख दें क्यू बराबर लैम्डा गुणे एच, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ये हो गया बच्चों। तो Q बराबर लैम्डा इंटू एच। तो इसको मान लो बच्चों, यहाँ हम Q के स्थान पे रख दें अगर, इसका मान लो ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 2, ये 2 हो गया, इसको 3 मान लो, ठीक है ना बच्चों। तो 3 का मान 2 में उठा के जब रखोगे, इसको मैं मिटा दूं बच्चों, यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। अब 3 का मान 2 में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या बचेगा? फाई ई बराबर, ये है आपके पास समीकरण 2, Q/ε0 के। अब Q के मान के स्थान पे 3 से रखो Q का मान, तो हो जाएगा लैम्डा इंटू H/ε0 के, यही है। अब इस समीकरण को देखिए, और ये समीकरण देखिए, समीकरण 1, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 4 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 और 1 व 4 की तुलना करने पर तो बायां पक्ष बराबर है, तो बच्चों दायां पक्ष भी बराबर होगा, तो बराबर कर दीजिए। क्या है? E इंटू 2 पाई आर एच है, E इंटू 2 पाई आर एच बराबर इधर क्या है? लैम्डा एच पान अपसाइलन 0 के, यही है। तो देखो बच्चों, यस से यस तो कट गया, आपको चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको एक तरफ रहने दो, E बराबर